तो गाइस ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस पे है। तो इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में जो नेशनल लेवल की जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको डिस्कस कर लेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो टोटल 9 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इम्पोर्टेंट है फ्रॉम अ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसको डिस्कस कर लेंगे। तो फोकस इस पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड चैप्टर ही है शंकर में जो इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस पे है, जितने भी इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एट नेशनल लेवल। तो ये 9 ऑर्गेनाइजेशन को कवर कर लेंगे। और यूपीएससी में जो फोकस रहता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई सा भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो वो किस एक्ट के तहत बना है, ये आपको पता होना चाहिए बेसिकली। तो एक तो बेसिकली आपको एक्ट पता होना चाहिए, जैसे अगर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है तो नेशनल एनजीटी एक्ट ऑफ 2010 के तहत बना हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए। एक सेकंड जस्ट क्यों, आपको ये पता होना चाहिए। और फिर उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि उसका हेड कौन होता है, अगर स्पेसिफिकली उसका कोई हेड प्राइम मिनिस्टर या फिर इन्वायरमेंट मिनिस्टर होता है तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से। तो इट हैज बीन फॉर्म्ड बाय एनजीटी एक्ट ऑफ 2010, ये आपको पता होना चाहिए। अब यूपीएससी जनरली ईयर नहीं पूछते हैं, लेकिन अगर बीपीएससी जीपीएससी ये टाइप का एग्जाम है वो ईयर भी पूछ लेते हैं। ऑप्शन होगा 2009, 2010, 2011, 2012। ठीक है, उसका जो इसका मेन जो मैंडेट है दैट इज इफेक्टिव डिस्पोजल ऑफ एनवायरमेंटल केसेस। तो आप जीएस पेपर 2 जो आपका पॉलिटी गवर्नेंस में है उसमें क्वाजी जुडिशियल बॉडी एक चैप्टर है, तो उसमें आप क्वाजी जुडिशियल बॉडी ट्रिब्यूनल्स के इफेक्टिवनेस के बारे में पढ़ोगे, तो उसमें एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक इफेक्टिव केस स्टडी के रूप में आप उसको यूज कर सकते हो। ट्रिब्यूनल्स आर इफेक्टिव बिकॉज दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, दे हैव एक्सपर्टीज एंड दे रिड्यूस द लोड ऑन रेगुलर कोर्ट्स। ऐसे क्या होता है कि जो भी पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल रिलेटेड केसेस है तो वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, वो लेकिन अब जाएगा एनजीटी के पास, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का लोड जो है वर्कलोड है वो कम हो जाता है। दे हैव एक्सपर्टीज। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में क्या है कि जो मेंबर्स होते हैं जुडिशियल मेंबर्स भी होते हैं और साथ में एक्सपर्ट मेंबर्स ऑफ एनवायरनमेंट भी होते हैं। तो क्या है कि अब ये ज़्यादा एक्सपर्टीज के साथ काम कर सकता है, क्योंकि नॉर्मल कोर्ट्स में जो जजेज होते हैं वो जुडिशियल बैकग्राउंड के होते हैं, कोई इन्वायरमेंटल बैकग्राउंड का शायद ही कोई होगा, तो इसीलिए दे हैव मोर एक्सपर्टीज एज कम्पेयर टू फॉर्मल कोर्ट्स एंड दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इट इज नॉट बाउंड बाय द सिविल प्रोसीजर कोड 1908। जो भी नॉर्मल कोड्स है दे आर बाउंड बाय दिस पर्टिकुलर कोड, लेकिन these courts which work on the principles of natural justice, these tribunals, they are not bound by civil procedure code of 1908। उसके अलावा ये 6 मंथ्स टाइमलाइन में इनको केस डिस्पोज करना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया इज द थर्ड कंट्री आफ्टर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड टू हैव सच कोर्ट। अब ये स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव अ ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो वो रॉन्ग स्टेटमेंट है बिकॉज इट इज थर्ड कंट्री। फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया, सेकंड न्यूजीलैंड है। इसका मेन ब्रांच न्यू दिल्ली में और रीजनल बेंचेज हैं भोपाल में, चेन्नई में, पुणे में और कोलकाता में। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है कि किस किस एक्ट्स को कवर करता है। तो ये वाटर पॉल्यूशन एक्ट 1974 को कवर करता है, वाटर सेस एक्ट 1977 को भी कवर करता है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को कवर करता है, एयर पॉल्यूशन एक्ट 1981 को कवर करता है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को कवर करता है, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 को कवर करता है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 को कवर करता है। तो ये फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 को कवर नहीं करता, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को भी कवर नहीं करता, कैंपा को भी कवर नहीं करता, कैंपा एक्ट ऑफ 2016 को भी कवर नहीं करता है ये, और साथ में ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को भी कवर नहीं करता है। तो यहाँ पे ट्रैप दिया जा सकता है कि इन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डिस्पोजेस इन्वायरमेंटल रिलेटेड केसेस रिलेटिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो आपको लगेगा मे भी सही है क्योंकि ग्रीन ट्रिब्यूनल है, ग्रीन केसेस तो वाइल्ड लाइफ एक्ट से रिलेटेड भी हुआ, लेकिन वो गलत है क्योंकि नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को ये कवर नहीं करता है। तो कौन कौन को नहीं करता है वो आपको पता होना चाहिए। फॉरेस्ट एक्ट 1927 को नहीं करता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को भी नहीं करता है, और साथ में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को भी नहीं करता, और कैंपा एक्ट को भी नहीं करता है। अब सेकंड ऑर्गेनाइजेशन है एनिमल वेलफेयर बोर्ड, जो आपको पता होना चाहिए। काम की बात बस उतना मैं बता देता हूँ, इसका ऐसा कोई हेड नहीं है कि कोई फिक्स ही होता है। अब जैसे नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का हेड प्राइम मिनिस्टर ही होता है, इसमें कोई हेड फिक्स नहीं है, तो डेफिनेटली मैं नहीं बता रहा हूँ। और ये जो है प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के तहत बनाया गया था। तो यूपीएससी ने एक बार दे दिया था कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत बनाया गया था, जो कि गलत स्टेटमेंट था। और रुक्मिणी देवी अरुंडले जो कि एक फेमस डांसर थी, सी पायोनियर द सेटिंग अप ऑफ दिस बोर्ड, और इट इज हेडक्वार्टर इन चेन्नई। बस आपको बस इतना ही पता होना चाहिए एनिमल वेलफेयर बोर्ड के बारे में, दैट इज मोर देन इनफ। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, अब ये किस एक्ट के तहत बनाया गया, कौन इसका हेड है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। हेड इसका प्राइम मिनिस्टर होता है और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत बनाया गया है।
और इट्स डिसीजन हैज टू बी टेकन व्हाइल अल्टरिंग द बाउंड्री ऑफ नेशनल पार्क्स। अगर नेशनल पार्क एक बार बन गया, उसकी बाउंड्री चेंज करनी है तो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से परमिशन लेनी पड़ती है। अब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, अब ये भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत बनाई गई है। ये दोनों बॉडीज ओरिजिनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में नहीं बनाई गई थी, थ्रू अमेंडमेंट्स बनाई गई है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का जो हेड होता है दैट इज द मिनिस्टर ऑफ एमओईएफसीसी, एनवायरमेंट मिनिस्टर जो होता है वो हेड होता है एनटीसीए का। और इसका मैंडेट क्या है? न्यू टाइगर रिजर्व्स को अप्रूव करना, टाइगर कंजर्वेशन प्लान को अप्रूव करना, टाइगर सेंसस को कंडक्ट करना। एक्चुअली टाइगर सेंसस वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, लेकिन अंडर द सुपरविजन ऑफ एनटीसीए। मेन काम तो डेफिनेटली वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ही करता है, जहां पे साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, लेकिन हाँ किस कंटूर्स पे करना है, ओवरऑल सिग्नेचर इन्हीं का होता है। तो कहा जाता है कि अच्छा जो कंडक्ट टाइगर सेंसस भी इनका एक वन ऑफ द मैंडेट है। सेंट्रल जू अथॉरिटी, ये भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत बनाया गया थ्रू अमेंडमेंट इन 1991, और इट लेज डाउन स्टैंडर्ड्स फॉर प्रॉपर रनिंग ऑफ जूस, दैट इज जियोलॉजिकल गार्डन्स। जियोलॉजिकल गार्डन क्या है? एक्स सिटू मोड ऑफ कंजर्वेशन है। इन सिटू मोड ऑफ कंजर्वेशन क्या क्या हुआ? नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत बनाया गया, ये भी अमेंडमेंट के थ्रू बना गया है, और ये 2006 में बनाया गया था। और इट कंप्लीमेंट्स द एफर्ट्स ऑफ अदर इन्फोर्समेंट एजेंसीज रिगार्डिंग एनवायरमेंटल क्राइम्स। अब ऐसा स्टेटमेंट आ सकता है कि एनवायरमेंटल क्राइम से रिलेटेड ये सोल एंड द ओनली इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जो कि गलत होगा। अब सीबीआई भी काम करती है, बस ये क्या करते हैं वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, उनके एफर्ट्स को कंप्लीमेंट करते हैं। वो तो काम करेंगी, साथ में ये भी करता है, और ये केवल स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल केसेस से रिलेटेड ही इन्फोर्समेंट और इन्वेस्टिगेशन का काम करते हैं। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ये भी स्टैट्यूटरी और ऑटोनोमस बॉडी है। स्टैट्यूटरी इसलिए क्योंकि ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत बनाया गया है, और उसके बाद इट गिव्स परमिशन टू फॉरेनर्स फॉर द यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया फॉर रिसर्च। अगर किसी भी फॉरेनर को इंडिया का बायोलॉजिकल रिसोर्स यूज करना है फॉर द रिसर्च पर्पस, तो उस फॉरेनर को नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन वही काम अगर इंडियंस को करना है तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की परमिशन नहीं, बल्कि स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड की परमिशन लेनी पड़ती है। फॉरेनर्स के लिए नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी और इंडियंस के लिए स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। उसके बाद नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी है, ये 2009 में बनाई गई थी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत बहुत सारे काम होते हैं, जैसे जीएम क्रॉप्स को भी इंडिया में रेगुलेट किया जाता है थ्रू रूल्स 1989। उसके अलावा ईएसए गाइडलाइंस, ईआईए गाइडलाइंस, ये सब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत ही होता है। वेटलैंड से रिलेटेड गाइडलाइंस, सीआरजेड से रिलेटेड गाइडलाइंस, ये सब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत होता है। तो नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी भी फॉर्म की गई थी 2009 में अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट, और इट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। अब ये दिया स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि इट इज हेडेड बाय एनवायरमेंट मिनिस्टर, तो वो गलत होगा, या फिर चीफ मिनिस्टर ऑफ कंसर्न स्टेट्स इन रोटेशन, तो भी वो गलत होगा। इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। यहाँ पे ट्रैप हो सकता है कि वो दे दे कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के तहत आते हैं, लेकिन नहीं, ये बॉडी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के तहत नहीं, ये जल शक्ति मिनिस्ट्री के तहत आती है। ये शिफ्ट कर दिया गया था फ्रॉम इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, और अब ड्रिंकिंग वाटर और मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज को मर्ज करके मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बनाया गया, तो ये जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर आता है। एनवायरमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, ये भी बनाया गया है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत, और ये एपेक्स कोर्ट दैट इज सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव पे बनाया गया था। होता क्या था कि दिल्ली में पॉल्यूशन होता था, तो काफी स्टेक होल्डर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन चाहिए पॉल्यूशन को रोकने के लिए। ट्रांसपोर्ट सेक्टर का पॉल्यूशन रोकने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को कंसल्ट करना होगा, कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड पॉल्यूशन को रोकने के लिए सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को कंसल्ट करना होगा। तो वेरियस डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन इंश्योर करना होगा, तभी जाके दिल्ली पॉल्यूशन रुक सकता है। तो इस बॉडी का मेन काम होता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन इंश्योर करना, और ये बॉडी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था ऐसी बॉडी बनानी जरूरी है अगर दिल्ली पॉल्यूशन को कम करना है, तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव पे बनाई गई है। फाइनली इसके बाद इस बॉडी को नोटिफाई कर दिया गया अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। तो आपको ये पता होना चाहिए। इट्स मेन मैंडेट इज टू क्रिएट कन्वर्जेंस अमॉन्ग वेरियस स्टेक होल्डर्स इन ऑर्डर टू अबेट दिल्ली पॉल्यूशन। अब 2018 के मेंस में पॉलिटी में एक सवाल आया था कि दिल्ली पॉल्यूशन को रोकने के लिए वेरियस स्टेक होल्डर्स को सामने आना पड़ेगा, तो आपको बताना होगा कि कैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को आना पड़ेगा, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को आना पड़ेगा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को आना पड़ेगा, इंडस्ट्री से रिलेटेड डिपार्टमेंट को आना पड़ेगा, लेबर से रिलेटेड डिपार्टमेंट को आना पड़ेगा, और क्यों क्यों ये आप डायग्राम के थ्रू आप बता सकते हैं। और वहाँ पे इस बॉडी का मेंशन ईपीसीए, इस बॉडी को कहते हैं शॉर्ट ईपीसीए, या फिर ये जो प्रोग्राम रन करती है दैट इज कॉल्ड ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। तो ये सब ग्रैप जिसको कहते हैं, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान और ईपीसीए बॉडी, ये सब का नाम आपको आंसर में डालना होगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, तभी जाके आपको अच्छे मार्क्स
मिल पाते उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। सो मैंने 9 बॉडीज़ को डिटेल में कवर कर लिया, बस इससे अलावा नेशनल लेवल पे जो एनवायरमेंट बॉडीज़ के बारे में और कुछ भी नहीं जानना। दिस इज़ ऑल। तो मेन फोकस आपको देना है कि किस एक्ट के तहत ये बॉडी बनाई गई है, इसका मेन मैंडेट क्या है, और अगर इसका चेयरमैन कोई फिक्स है, अगर एनवायरमेंट मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर होता है तो वो कौन होता है। बस आपको इतना पता होना चाहिए। मेन जो आपको फोकस देना है कि किस एक्ट के तहत बनाई गई है। स्टैट्यूटरी बॉडी है तो किस एक्ट के तहत बनाई गई है, वो मैंने सारे बॉडीज़ के लिए कवर कर दिया है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।